जय भीम। मानवतावादी मीडिया सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देश के राष्ट्रीय और बौद्धिक नेतृत्व धीमान विजय मानकर साहब, जो कि आम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके साथ विशेष मुलाकात करने वाले हैं। आम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में चुनावी व्यवस्था को लेकर एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण रिट आम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से दाखिल की गई है। इसी संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। तो आइए आज जानते हैं आम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान मानकर साहब से इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जय आपका स्वागत है सर। आपने महाराष्ट्र लोकल बॉडी के चुनाव संबंधित बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में जो रिट पिटीशन दायर की है, उसका आधार क्या है? अभी आम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने 21 तारीख को जो है बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में एक बड़ी महत्वपूर्ण याचिका दायर की है। लोकल बॉडी इलेक्शंस जो है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपल काउंसिल्स और नगर पंचायत के लिए 19 मई को महाराष्ट्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस निकाला है और उस ऑर्डिनेंस में जो दो एक्ट्स है लोकल बॉडीज़ के, जिसको महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस एक्ट 1949 और महाराष्ट्र म्यूनसिपल काउंसिल्स नगर पंचायत एंड इंडस्ट्रियल टाउन्स एक्ट 1965, ये दो एक्ट्स में कुछ उन्होंने अमेंडमेंट करने के लिए ऑर्डिनेंस निकाला है। उस ऑर्डिनेंस का बेसिक इशू ये है कि जो पहले महाराष्ट्र के कॉरपोरेशंस में या नगर परिषद में सिंगल वार्ड्स में चुनाव होता था, उनका उन्होंने कॉरपोरेशंस के लिए 4 वार्ड का एक प्रभाग बनाया है, जिसको मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी वो कह रहे हैं। दूसरा जो नगर परिषद है, म्यूनसिपल काउंसिल्स है, उसके लिए 3 वार्ड का, 2 वार्ड का टेबल के हिसाब से इस तरह से उन्होंने इंट्रोडक्शन किया है, अमेंडमेंट करने के लिए ऑर्डिनेंस निकाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि नगर परिषद में और नगर पंचायत में जो डायरेक्ट इलेक्शंस प्रेसिडेंट के होने चाहिए, ऐसा ये ऑर्डिनेंस जो है वो प्रोविज़न करना चाहता है। हमारा ऐसा मानना है, जो हमने रेट में जो है वो जो चैलेंज किया है, और हाई कोर्ट ने कल 23 तारीख को इसमें नोटिस भी इशू किए हैं। 5 रिस्पॉन्डेंट्स है इसमें। आम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया पेटिशनर है, उनकी जनरल सेक्रेटरी विद्या भिमटे जी ने ये साइन किया है पिटीशन को, और ये पिटीशन हमारी कंटिन्यूटी में है, क्योंकि आपको इस बात की जानकारी है कि आम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने जून 2014 में फिर संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को और 10 जनवरी 2016 को 3 पिटीशंस लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किया है। उसी कड़ी में ये एक इम्पॉर्टेंट पिटीशन है। 5 रिस्पॉन्डेंट्स है इसमें, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, अर्बन मिनिस्ट्री महाराष्ट्र का जिसने ऑर्डिनेंस निकाला है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरी एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इन 5 को जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, नागपुर बेंच ने जो है वो नोटिस कल इशू कर दी है। 14 तारीख को जो है इसका हियरिंग है, और 14 तारीख को हमारा ऐसा मानना है कि हमारी जो प्ली है कि इस ऑर्डिनेंस को स्टे किया जाए और एक इलेक्शन लॉ डेवलप हो, जो हम 5 पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं इस पिटीशन में, उसमें स्टे होगा 14 तारीख को। ऐसा हम ऑप्टिमिस्टिक है और ऐसा हम प्लीडिंग करेंगे कोर्ट के आगे, और हमें विश्वास है कि ऑनरेबल कोर्ट जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को देख के, लीगैलिटी को देख के, वो जो भी ठीक समझेगा वो आगे पास करेगा। इसमें 5 महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से हैं, जो मैं पहले हाईलाइट कर लेता हूँ। एक जो मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी है, प्रभाग कॉन्स्टिट्यूंसी है। अभी आप देखिए एक वार्ड है, एक वार्ड में ऑन एन एवरेज जो है 13,000 वोटर्स है महाराष्ट्र के अंदर में। अगर आप 4 वार्ड का प्रभाग बना लेते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी लगभग जो है आपके 50,000 वोटर्स होंगे। अब इसमें हर वोटर को 4 वोट डालना है, तो 4 वोट अगर डालना है ना, आपको 2 लाख वोटिंग होगा। अभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 326 है, या हमारा जो 74th अमेंडमेंट हुआ आर्टिकल 243 जो है, जो अर्बन बॉडीज़ के इलेक्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, या जो ये 2 लॉज है, जो 49 का लॉ है, 65 का लॉ है, यहाँ कहीं भी प्रोविजन नहीं कि आपको 1 से ज़्यादा वोटिंग है। एक बात। दूसरा जो है, जो कैंडिडेट है, गरीब है, SC ST है, OBC है, DTMT है, और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, पर्टिकुलरली महिलाएँ हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। अभी आप देखिए अपने वार्ड में तो वो प्रचार कर सकते हैं, 1-2 लाख रुपये खर्चा करके, पर अगर ये हो गया तो उनको 4 गुना ज़्यादा पैसा लगेगा। मान लीजिए आज 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, ऐसे 4 क्लासिफिकेशन में उन्होंने सीलिंग रखा है कैंडिडेट्स के लिए, तो आपको 4 गुना ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अब गरीब जो लोग हैं, महिलाएं जो हैं, SC ST DTMT OBC रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, उनके पास कोई पैसा नहीं है,
तो इसका अर्थ क्या होगा कि जो अमीर लोग हैं और जो बड़ी पार्टीज है वो लोग जो है उनके कैंडिडेट्स जीत जाएंगे। और क्योंकि अभी हमारे संविधान में थ्री टायर डेमोक्रेसी है, दैट इज़ यूनियन ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स और लोकल बॉडी। इसमें जो है क्योंकि आपका टाउन प्लानिंग, मेट्रो रीजनल प्लानिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। 14 फिनेंस कमीशन के हिसाब से जो है आपको बजट भी डायरेक्टली दिया जा रहा है। तो इसमें यह होगा कि अमीर लोग जो है वो चुनकर चले जाएंगे, बड़ी पार्टीज के लोग चुन के जाएंगे। और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की कंसेप्ट है 74th अमेंडमेंट या 73rd अमेंडमेंट की, तो वायलेट हो रही है। तो इसको हमने चैलेंज किया कि प्रभाग पद्धति को समाप्त किया जाना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, इसमें जो डायरेक्ट इलेक्शन है नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए, म्यूनसिपल काउंसिल्स के लिए और नगर पंचायत के लिए, तो डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243 में कहीं नहीं है, इस एक्ट में भी नहीं, इसको इंट्रोड्यूस करना चाहते। इसका सीधा सीधा ये इन्फ्रेंस निकलता है कि जो अमीर लोग हैं वो जीत जाएंगे, या जो पार्टी के पास ज़्यादा पैसा लगा के जीत जाएगी। क्योंकि दोनों लॉ में पार्टी के एक्सपेंडिचर भी कहीं पर जो है वो प्रोविजन नहीं है। कैंडिडेट्स के एक्सपेंडिचर पर तो प्रोविजन है, लेकिन पार्टीज़ के एक्सपेंडिचर पर प्रोविजन नहीं है, थर्ड पार्टीज़ के एक्सपेंडिचर पर प्रोविजन नहीं है। तो ये जो बड़ी पार्टीज़ है और अमीर लोग हैं वो जीत जाएंगे इसमें। आप कह दोगे सिर्फ हमने SC ST OBC को, महिलाओं को रिजर्वेशन को दिया है प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन वो इंडिपेंडेंट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसको हम मेक राइट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं या बहुजन ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, उनके पार्टियों के, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लोग नहीं जीतेंगे, कांग्रेस BJP के स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स जीत जाएंगे। तो दूसरा मेजर हमने इसमें पॉइंट किया। और हमने 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें पहली बार भारत के इतिहास में किसी चुनावी याचिका में जोड़ दी। वो एक कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पैसा मिलना चाहिए ना, बजट से पैसा मिलना चाहिए लोगों को लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि आप उसको सैलरी तो नहीं दे रहे, चुन के आने के बाद ऑनरेरियम दे रहे हैं। तो अगर आप उसको ऑनरेरियम दे रहे हैं तो भाई वो अपने पास से अगर पैसा लगाएगा तो उसका पैसा जाएगा, तो वो पैसा फिर बाद में चुन के आने के बाद, इसलिए करप्शन में जो है वो टर्न होता है। अगर जो है आपको ऐसा लगता है कि गरीब लोग भी चुन के जाए, पढ़े लिखे लोग चुन के जाए, जो अच्छे सिटीजन से वो चुन कर जाए, तो जब तक आप पब्लिक फंडिंग नहीं देंगे तब तक जो है वो लड़ नहीं सकते चुनाव। जब वो चुनाव फ्री एंड फेयरली लड़ेंगे नहीं, वो जीत के नहीं जाएंगे। दूसरा, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अब भले आपने 5 लाख 4 लाख का उसका लिमिटेशन लगा दिया, लेकिन थर्ड पार्टी एक्सपेंडिचर है, दोस्त भाई है, संस्थाएँ हैं, आपकी धार्मिक संस्थाएँ हैं, इंटरेस्ट ग्रुप है, कंपनीज़ है, इस तरह की जो थर्ड पार्टी एक्सपेंडिचर भी होता है। प्लस आपने एक पर सीलिंग लगाया कि भाई आपको 3 लाख 4 लाख खर्चा करना है एक वार्ड में, पर पार्टी 30 लाख भी उस वार्ड में खर्चा कर सकती है, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं। तो हमने ये तीसरा पॉइंट लिया है कि आपको पब्लिक फंडिंग देना है कैंडिडेट्स और पार्टीज़ को इलेक्शन लड़ने के लिए, और साथ में आपको जो है सीलिंग होना चाहिए पार्टीज़ के ऊपर और थर्ड पार्टीज़ के ऊपर। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 8 अक्टूबर 2013 का जो डिसीजन था डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर कट डायरेक्टिव्स दिए कि फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए ये जो EVM मशीन है इसमें वीपैट होना चाहिए ना पेपर ट्रेल होना चाहिए। जैसे ATM से जो हमारा पेपर निकलता है, हमको अकाउंट पता चलता है क्या पैसा कितना निकाला, वैसा निकालना चाहिए और बॉक्स में डालना चाहिए, और इन केस ऑफ डिस्प्यूट उसको काउंट करना चाहिए। तो उस पर भारत सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक्शन नहीं ले रही। तो हमने ये 5वां पॉइंट इसमें डाला है कि भाई इसको कंप्लाई किया जाए और इसको कंप्लाई करके जो है ये जो है इलेक्शन किया जाए। तो इस तरह के 5 महत्वपूर्ण इश्यूज़ पर हमने ये रेट किया और इस रेट को 14 तारीख को नेक्स्ट ईयर। जैसा कि आपने बताया कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिन महत्वपूर्ण मुद्दों को आपने इस रेट पिटीशन में लिया है, मगर मुझे बताइए कि एक मेंबर वार्ड चुनाव आप क्यों करवाना चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि देखिए जब 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आया तो उसमें क्लियरली पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, और उसमें जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द अमेंडमेंट है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें स्पेशली कहा गया है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्यों। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो लोग पार्लियामेंट और असेंबली में नहीं चुनकर जा सकते स्वाभाविक रूप से, उनकी जो वीकर सेक्शंस है, वीकर सेक्शंस यानी कौन, SC ST DTNT OBC, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और महिलाएं, ये जो वीकर सेक्शंस है उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ये ला रहे हैं कि भाई वो अपनी गांव, अपनी बस्ती को जो है वो गवर्न कर सके। तो अब मान लीजिए अगर आप 4 वार्ड कर दिया तो मिनी असेंबली हो गई, वो लोकल कहाँ पर वार्ड रहेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 243R कहता है कि भाई टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी होना चाहिए जो वार्ड हो। अभी आप एक वार्ड को 4 में मिला लो तो आप मिनी असेंबली बना रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एनलार्ज टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी की गलत संकल्पना भारत में आ गई है। अभी आप देखें ना, हमारे पार्लियामेंट में 20 लाख पर एक MP कहीं नहीं है दुनिया में, अभी 4 लाख पे एक MLA कहीं नहीं है दुनिया के अंदर में। तो आप टेरिटरी को बड़ी करोगे तो अप्रातिनिधिक हो जाती, गरीब लोग, कमज़ोर तबके, महिलाएं, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं,
जो पार्टी छोटी है, गरीब है, ईमानदारी से पैसा इकट्ठा करके लड़ती है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो ही नहीं सकता। इसमें पॉलिटिकल इक्वालिटी की जो कंसेप्ट है, जो हमारे आर्टिकल 14 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वालिटी की एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी की, तीनों वायलेट होती है। इसलिए हम सिंगल वार्ड मेंबर चाहते हैं। बहुत ही अच्छी सोच है मानकर साहब आपकी कि आप देश में वीकर सेक्शंस के बारे में सोच रहे हैं। मगर आप बताइए मानकर साहब, आप जो पब्लिक फंडिंग की बात कर रहे हैं, देश में वैसे ही पैसा नहीं है, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? नहीं, मैं तो इस बात को कहते रहा हूँ कि इंडिया इज़ अ रिच कंट्री विद पुअर पीपल। अभी आप देखिए, अगर हम 7-7.5% से अगर ग्रो होते हैं और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स अगर मोदी जी के पास ना हो, जो ब्रेक्सिट के साथ रक्षित भी करे, उधर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन को छोड़ा, इधर राजन को आरबीआई से एग्जिट कराए, ऐसी पुलिस अगर बातें अगर ना करे, तो मैं समझता हूँ 7-7.5% ऑफ द जीडीपी से जो हम ग्रो कर रहे हैं, तो अभी अमेरिका, चाइना और जापान के बाद हम चौथे नंबर पर आ जाएंगे 5 सालों के अंदर। दूसरी बात, भारत में जो इलिसिट इकोनॉमी है, वो इलिसिट इकोनॉमी जो 6.5% ऑफ द जीडीपी है, प्रोफेसर अरुण कुमार ने कैलकुलेशन किया कि भाई अगर भारत में ये इलिसिट इकोनॉमी नहीं होती तो हमारा जीडीपी कितना होता, तो उन्होंने कहा 900 लाख करोड़ होता। अभी हमारा जीडीपी 135 लाख करोड़ है, ये सेकेंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ऐसा है कि अभी हमने लगभग 100 लाख करोड़ तो जो है वो इलिसिट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? 2009 से 2016 तक हमने 45 लाख करोड़ रुपया छोड़ा है हमारे जो है वो कंपनीज और बाकी बड़े बिजनेसेस के लिए। दूसरा, 45 लाख करोड़ रुपया लगभग हमारे ट्रेड से जो है इलिसिट फिनेंशियल फ्लोज है, जो फिनेंशियल इंटीग्रिटी की जो रिपोर्ट है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी रिपोर्ट या फोर्ड फाउंडेशन की, उसमें ये बात आगे आई है। तो 45 लाख और 45 लाख लगभग 90 लाख करोड़ तो हमने इसी में जो स्पेंड कर लिया। 2004 के पहले का आंकड़ा नहीं है। 12 लाख करोड़ का हमारा एनपीएस है और रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स है। तो लगभग हमने जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए तो इलीगल जो है इलिसिट इकोनॉमी को जो है वो हमने बना दिया, और 100 लाख करोड़ तो देश के मंदिरों में भी है। तो ये सबको अगर आप नेशनल टैक्सेशन इकोनॉमी में ला दो, तो मैं समझता हूँ कि भारत के बजट में इतना पैसा हो जाएगा, जो आज 20 लाख से लेकर 26 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के जो आंकड़े हैं, तो उसको वो जो है हमारा 3 टाइम्स जंप हो सकता है, ना हमारा 60 लाख करोड़ तक के जंप हो सकता है। अब ये एक बात है। दूसरी बात कि कितना पैसा लगता है, तो मैं पहले महाराष्ट्र का बताता हूँ, फिर आपको इंडिया का बताता हूँ। महाराष्ट्र, कारण महाराष्ट्र तो लोकल इश्यू आहे म्हणून ते सांगणं सुद्धा गरजेचं आहे। अब महाराष्ट्र में 7 करोड़ 30 लाख वोटर्स हैं। अगर आप इनको 100 करोड़ दो तो 730 करोड़ होता है। 300 करोड़ अगर दे दो तो आप जोड़ लीजिए लगभग 2400 करोड़ होता है। अब महाराष्ट्र का जो बजट था, वो बजट रेवेन्यू साइड में था 2,20,000 करोड़, एक्सपेंडिचर साइड में था 2,24,000 करोड़। अगर इसका एक्सपेंडिचर आप 100 रुपये के हिसाब से निकालते हैं 730 करोड़ का, तो 0.4% होता है बजट का, जीडीपी का नहीं महाराष्ट्र का। और अगर आप 300 रुपये के हिसाब से निकालते तो 1% ऑफ द बजट होता है। अब ये एक पॉइंट हो गया। आता दुसरा असं की महाराष्ट्राचा जो बजेट आहे तो नॅशनल जीडीपीचा 15% आहे, यानी 135 लाख करोड़ का 15% लगभग 20 लाख करोड़ होता है। तो 20 लाख करोड़ से अगर आप 2,400 करोड़ अगर निकाल लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप जोड़ लीजिए कितना होता है, 0.0001% कुछ होगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इशू नहीं है। दूसरी बात रही देश की, तो हमारे देश में लगभग 80 करोड़ वोटर से उससे ज़्यादा हो गए, लेकिन राउंड में हम 80 करोड़ कर रहे हैं। अगर आप उसको 100 करोड़ देते हो तो 8,000 करोड़ होता है। अगर आप 200 करोड़ देते हो तो 16,000 करोड़ होता है। और अगर आप 300 रुपया देते हो पर वोट के हिसाब से तो 24,000 करोड़ होता है। तो मैंने कैलकुलेशन किया। जयदी जी ये कह रहे हैं कि नहीं, पैसा तो देने की ज़रूरत है जो हमारे चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं, लेकिन कैसा दिया जाए अभी समय नहीं। तो मैं जयदी जी से कह रहा हूँ कि अगर आपको कमीशन को नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पूछिए, मैं बताता हूँ कि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने तो ऑलरेडी पिटीशन किया, इसको लॉ कमीशन ने इसको रिकॉर्ड करने दिया। मैं आपको बताता हूँ कि पैसा कैसा दिया जाना चाहिए, इसका मिसयूज़ कैसा नहीं होगा। केवल आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को डिबार करो, पार्टी के केवल कैंडिडेट्स हो, और जितना आप जैसे उसका कैंडिडेटशिप फाइनल होता है और जिस समय आप उसका बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और चेक बुक देते हैं, उसी समय आप उसका पैसा ट्रांसफ़र करो, और 1,000 रुपये के ऊपर जितना इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंस है वो चेक से लो आप। इसके 2 फायदे होंगे कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स है वो खड़े नहीं होंगे, और जो भी कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं वो जब चेक से 1,000 रुपये से ऊपर पैसा देंगे तो उसका जो भी टैक्सेशन है हमारा, चाहे सेल्स टैक्स है, वैट है, वो भी पैसा वापस आएगा गवर्नमेंट के पास में। तो मैं समझता हूँ कि इससे जो गलत यूज़ है, मिसयूज़ है मनी का, वो नहीं होगा। अब अगर लोकसभा के लिए अगर 100 रुपया देते हो तो 8,000 करोड़ रुपये, अगर 200 रुपये दिया तो 16,000 करोड़ रुपये, और अगर आप 200 रुपये का एवरेज निकाला असेंबलीज के लिए तो भी 16,000 करोड़ रुपये। अगर लोकल बॉडीज़ के लिए आप 100 रुपये दिया या 200 दिया तो फिर 16,000 करोड़ रुपये। तो
आप और इसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पैसा लगता है चुनाव कंडक्ट करने के लिए वो मिला लीजिए। तो मैंने कैलकुलेशन किया कि ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के बीच में तीनों इलेक्शन हो जाएंगे। यानी लोकसभा का इलेक्शन हो जाएगा, असेंबली का इलेक्शन हो जाएगा और लोकल सेल्फ बॉडी के, अर्बन बॉडीज़ और रूरल बॉडीज़ के तमाम इलेक्शंस हो जाएंगे। तो अब 40,000 करोड़ से 50,000 करोड़ रुपए, इट्स नॉट अ टू बिग अमाउंट कंसिडरिंग दैट द जीडीपी ऑफ इंडिया इज 135 लाख करोड़। अगर आप उसका परसेंटेज निकालोगे तो आधे % से कम आता है। तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक फंडिंग जो है सबसे महत्वपूर्ण इशू है। दूसरी बात, 108 कंट्रीज़ ने पब्लिक फंडिंग दिया है दुनिया के अंदर, क्योंकि दुनिया में माना गया कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है मैक्सिम है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, ये तभी साकार हो सकता है जब फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पब्लिक फंडिंग हो, गरीब और अमीर में जो विषमता न रहे, दोनों को इक्वली लड़ाया जाए। ये बात को माना गया और इसलिए 108 कंट्रीज़ ने जो है वो पब्लिक फंडिंग को दिया गया है। और इंद्रजीत गुप्ता कमेटी रिपोर्ट ने भी इसके ऊपर काफ़ी जो है ओपिनियंस दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो पॉलिटिकल फंडिंग इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू, रादर इट विल रिमूव द इलिसिट इकोनॉमी एंड द कास्ट कैपिटलिज्म इन इंडिया। जो भारत में करप्शन समाप्त करो, इलिसिट इकोनॉमी समाप्त करो, ये कह रहे हैं। जब लोग अपने जेब का पैसा नहीं लगाएंगे तो पब्लिक ऑफिस में जाने के बाद वो करप्शन करने की टेंडेंसी कम होगी और भारत में जो है ये जो इलिसिट इकोनॉमी और करप्शन जो इसी समाप्त होगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने पब्लिक फंडिंग को हमको समझा दिया। हमको आज मानकर साहब का एक नया ही रूप देखने को मिल रहा है। आम्बेडकरिज्म का अथॉरिटी होते हुए भी बाबा साहब को इतना स्टडी किया है मानकर साहब ने, साथ ही फाइनेंस के ऊपर इतनी महारत हासिल करके इतने आसानी से पब्लिक फंडिंग कैसा लाया जा सकता है, इसके ऊपर मानकर साहब ने मार्गदर्शन किया है। सर आप एक बताइए कि ईवीएम मशीन में जो वोटर स्लिप आप लाना चाहते हैं, इससे क्या फ़र्क आएगा? तो ये तो एक फंडामेंटल चीज़ है। अभी देखें आप ईवीएम मशीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक वैलिडिटी आप नहीं कर सकते। अब मैंने वोट डाला, मैंने कोड को वोट डाला API को। अब मान लीजिए आपने अगर वोट डाला, मान लीजिए किसी XYZ पॉलिटिकल पार्टी को, पर आपने वोट डाला, वो मशीन में कहाँ गया है इसको जांचने का आपके पास, सिटीजन्स के पास में कोई रास्ता नहीं है। यानी आप जो है फंडामेंटल राइट का जो है वो वायलेशन कर रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट का जो है, जो आर्टिकल 19 है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसको आप वायलेट कर रहे हैं। एक बात जो है। दूसरी बात जो है, ये EVM मशीन जो है ये कोई टेम्पर प्रूफ नहीं है। कई साइंटिस्ट ने यूरोप में, अमेरिका में, वेरियस कंट्रीज़ में, इवन भारत में इसके ऊपर में कई रिसर्च हुए हैं और ये बात ये कही गई कि इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को टैम्पर किया जा सकता है। अब तो ऐसा है, आपको अगर जानकारी मैं दूँ तो चाइना ने पेंटागन का सॉफ्टवेयर से जो है वो वायरस डाल के हैक कर दिया। US ने जो है, US और इजराइल ने ईरान का जो प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, उसको केवल वायरस से स्लो डाउन करके डिले कर दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक टैम्परिंग एक देश दूसरे देश से भी जाके इंटरनेट एरा में, ICT के एरा में जो है हैकिंग कर सकता है। तो ये तो EVM मशीन है। तो इसलिए अगर EVM मशीन में वोटर स्लिप हो, पेपर ट्रेल हो, वीपैट हो, तो आपको प्रूफ मिलेगा कि भाई आपने API को वोट किया, आपका API का वोट मिला। जिस तरह ATM से स्लिप निकलती है उस तरह से ये स्लिप निकलेगी और वो जब स्लिप निकल जाएगी वहाँ से, उसको एक बॉक्स में डाला जाएगा और दोनों को डिस्प्यूट के केस में काउंटिंग किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ इसमें वैलिडिटी आएगी और ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसका डिसीजन दिया है अक्टूबर 2013 में। उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है। 7,000-8,000 करोड़ रुपए कह रही है, बहुत ज़्यादा है। और बिजनेस वालों को 5,82,000 करोड़ रुपए छोड़ दिया। तो ये समझता हूँ कि ये जो गलत नीतियाँ हैं, आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ, उसको चेंज करना पड़ेगा। EVM को, वोटर स्लिप आपको पेपर ट्रेल लाना पड़ेगा और ये पिटीशन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप हमेशा कहते हैं कि देश की चुनावी व्यवस्था जो है वो अप्रातिनिधिक है, मगर देश में प्रातिनिधिक लोकतंत्र के लिए अन्य कौन से चुनावी सुधारों की आवश्यकता है और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया इसमें क्या मुख्य भूमिका निभा रही है? देखिए, 2 इशू पर तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक इशू है कि पब्लिक फंडिंग होना चाहिए, बजट से पैसा मिलना चाहिए लोगों को लड़ने के लिए, पार्टीज़ को भी पैसा मिलना चाहिए। और दूसरा है इसके साथ में कि पार्टियों के ऊपर और थर्ड पार्टियों के ऊपर सीलिंग होना चाहिए। एक मुद्दा हमने डिस्कस किया। दूसरा इशू हमने डिस्कस किया है EVM में पेपर ट्रेल होना चाहिए, वीपैट होना चाहिए। 2 इश्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 4 और ऐसे महत्वपूर्ण इश्यूज हैं जो पूरी इलेक्टोरल सिस्टम को चेंज करने के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो चाहे प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, ये जो मैक्सिम है, ये जो प्रिंसिपल है,
ये प्रिंसिपल तभी रियलाइज हो सकता है जब आपका इलेक्टोरल सिस्टम और आपका पब्लिक फंडिंग या एक्सपेंडिचर का जो मॉनिटरिंग है और इसके साथ जो और रेगुलेटरी लॉज है, इलेक्टोरल लॉज जिसको कहा जाता है, वो प्रॉपर है। तो दुनिया भर में अभी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं डेमोक्रेसी के अंदर में, अभी ये बात मानी जा रही है कि अभी डेमोक्रेसी वन मैन वन वोट नहीं, वन वोट $1 वन वोट हो गई है, यानी डेमोक्रेसी प्लूटोक्रेसी में कन्वर्ट हो रही है। तो इसलिए आपकी इलेक्टोरल सिस्टम करेक्ट होना चाहिए। अब 2 इश्यूज़ को हमने डिस्कस किया, 4 और महत्वपूर्ण इश्यूज़ है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। एक, भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम विद सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी एंड सिंपल प्लूरलिटी वोट। ये जो है यानी आपका एक एमपी खड़ा होता है, एक एमपी खड़ा होता है और एक एमपी को आपको 10 लोग खड़े हो, 20 लोग खड़े हैं, उसको आपको वोट देना है, किसी को एक वोट भी ज़्यादा मिला तो वो जीत के आएगा। ये सिंपल प्लूरलिटी वोट है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल ये है कि अभी एक कैंडिडेट को मिल गया, मान लीजिए आप 3 लाख वोट्स, दूसरे कैंडिडेट को मिल गया 2,90,000 वोट्स, तीसरे कैंडिडेट को मिल गया मान लीजिए 2.5 लाख वोट। तो अब 3 लाख वोटर्स ये चाहते हैं कि ये हमारा मेंबर पार्लियामेंट बने, 2,90,000 वोटर्स चाहते हैं ये हमारा मेंबर पार्लियामेंट बने, 2.5 लाख वोटर्स चाहते हैं ये हमारा मेंबर पार्लियामेंट बने। तो अब भारत के अंदर में किसी को एक वोट भी ज़्यादा मिल जाए तो वो पार्लियामेंट जाएगा, दूसरे को घर बैठना पड़ता है। तो वोटर्स ने जिसको 2,90,000 वोट दिया वो घर बैठाने के लिए तो वोट नहीं दिया, वो चाहते कि ये पार्लियामेंट में जाए। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है वो जो सेकंड में एक भी वोट कम मिल जाए उसको घर बैठना पड़ता है, यानी आपने मेजॉरिटी वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज किया। तो ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो भारत के अंदर में लाया गया है, ये बाबा साहब अम्बेडकर इस सिस्टम को नहीं चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने फजल अली कमीशन के आगे थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स में क्लियरली कहा था प्लूरल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी विद क्यूमुलेटिव वोटिंग, यानी एक तरह का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहा था, यानी जिस पार्टी को जितना परसेंटेज वोट होगा उसके उतने कैंडिडेट जाएंगे। अभी आप देखिए ना लोकसभा में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को 31% वोट मिला, लेकिन उसको 53% सीट आई। कांग्रेस को 19 पॉइंट समथिंग % वोट है, उसको जो है वो 8%, 8.5% सीटें आई। बीएसपी को 4% वोट है, उसको 0 सीटें आई। अब अगर आप देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता तो बीजेपी को केवल 170 सीटें आती, कांग्रेस को 110 सीटें आती, बीएसपी को 23 सीटें आती थी। समझ रहे हैं? और ऐसे और पार्टी है जिसको मैं कोट कर सकता हूँ, आम आदमी पार्टी, शिवसेना 1.7% में 18 सीटें आ गई उसको। तो जिसको ज़्यादा वोट है उसको कम सीट मिल रही है, जिसको कम % वोट है उसको ज़्यादा सीट मिल रही है, और किसी को 30% वोट आ गया तो उसको मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है वो गलत है। अब दुनिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और मिक्स सिस्टम है कि भाई जिस पार्टी को जितना प्रतिशत वोट है उसके उतने कैंडिडेट्स जाए, और थोड़ी सीटें 10-15% फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में हो। जैसे नागालैंड या मिजोरम में वहाँ की पार्टी नेशनल लेवल पे 2% वोट नहीं ले सकती, तो वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में मेंबर को जिता के देगी। एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को भारत में लाना होगा विद रिजर्वेशन फॉर SC/STs एंड वुमेन्स, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत ज़्यादा बड़ी है, यानी आप देखिए भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 20 लाख लोगों पर एक मेंबर पार्लियामेंट। अब 20 लाख लोगों पर एक मेंबर पार्लियामेंट भारत में, 4 लाख लोगों पर एक MLA है। अब आप देखिए ब्रिटेन में 90,000 लोगों पर एक MP है, US में 4 लाख लोगों पर 6 लाख लोगों पर एक MP है, चाइना नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन 4 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि है, साउथ अफ्रीका में 1,20,000 लोगों पर एक प्रतिनिधि है। अभी जिस मेंबर पार्लियामेंट को अपनी बॉर्डर नहीं मालूम, वो लोगों को नहीं पहचानता, वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा? और अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज तो फिर भी ठीक है 20-30 किलोमीटर में है, भारत की रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी 350-400 किलोमीटर है। अब मुझे आप बताइए, जिसके पास व्हीकल नहीं है वो जा नहीं सकता, महिलाएं कवर नहीं कर सकती, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, और आप पब्लिक फंडिंग दे नहीं रहे, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो आदिवासी है, वो ये इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट ना जाए, असेंबली ना जाए। तो MP MLAs की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट आई थी 2001 में, उसने सीलिंग लगाया कि भाई 2021 के सेंसस तक जो है हमारी संख्या नहीं बढ़ेगी। हम इसको चैलेंज कर रहे हैं। ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, MP MLAs की संख्या बढ़ाना चाहिए। नया पार्लियामेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो बनाया जा सकता है, बहुत जगह है दिल्ली के अंदर में, और दिल्ली में जगह नहीं होगी तो नागपुर में कैपिटल शिफ्ट करो, हम यहाँ पर जगह देते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये एक महत्वपूर्ण इशू है। इसके साथ
आपकी जो मीडिया रेगुलेशन की आवश्यकता है। अभी आप देखिए मीडिया के अंदर में आप अच्छी पार्टी से अगर आप इंटेलिजेंट है तो आपको नहीं दिखाता है। जो टाइम सेकंड स्लॉट होता है उसमें आपके ओपिनियन से रिफ्लेक्ट नहीं होता। अगर आपके ओपिनियंस ही भारत के लोगों को पता नहीं चलेंगे तो आपकी प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम कैसे पता चलेगी? हाउ पीपल विल फॉर्म एन ओपिनियन टू वोट। तो इसलिए मीडिया में हर पार्टी और कैंडिडेट्स जो है उनके नेशनल लीडर्स हैं और जो लोकल मीडियाज है उनको उनके कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट, उनके व्यूज़ को, उनकी पर्सनालिटीज़ को एक्सप्रेस करना चाहिए। इसके लिए लोगों प्लस जो भी आपका एडवर्टीजमेंट है वो एडवर्टीजमेंट का एक ही रेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डिमांड एंड सप्लाई का जो लॉ है वो इसमें अप्लाई हो जाए कि नहीं बहुत डिमांड है तो इतना ज़्यादा महंगा हो जाता है कि आपको टीवी में सेकंड स्लॉट नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, आपको होर्डिंग नहीं मिलेगा। तो इसके लिए पेपर में आपके ऐड का रेट्स बढ़ जाता है। तो दुनिया में अभी जो है वो यूनिफॉर्म रेट्स का जो है वो प्रिंसिपल आया है कि भाई यूनिफॉर्म रेट से एडवर्टीजमेंट का लिया जाए और सब पार्टी को इक्वल टाइम दिया जाए। तो ये जो 6 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक ईवीएम में पेपर ट्रेल यानी वीपैट, दूसरा पब्लिक फंडिंग, तीसरा कैंडिडेट्स के साथ पार्टीज़ के ऊपर सीलिंग और थर्ड पार्टीज़ के एक्सपेंडिचर पर सीलिंग, चौथा भारत में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और थोड़ा सा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम 10-15% ताकि नॉर्थ ईस्ट वगैरह की जैसी पार्टीज उसमें जीत सके, और साथ में जो है मीडिया रेगुलेशन और आपकी जो है वो कैंडिडेट्स की संख्या जो है एमपी की बढ़ाने की ज़रूरत है। ये 6 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसके साथ कई और माइनर मुद्दे हैं जो जैसे आप पार्टीज़ को परमानेंट सिंबल मिलना चाहिए जो रजिस्टर्ड हो गई, जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, इस तरह का ये है। फिर ये जो लॉ जो है इसमें क्लियर होना चाहिए कि पनिशेबल ऑफेंस हो, केवल आप उसको डिस्क्वालीफाई करके काम नहीं करेगा, इसको आपको पनिशेबल ऑफेंस लाना चाहिए। इस तरह के और माइनर इसमें पॉइंट्स हैं, पर ये 6 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अगर ये 6 इंपॉर्टेंट जो इलेक्टोरल सिस्टम को बदलने की चीज़ है वो देश में होती है तो देश में सही मायने में प्रातिनिधिक लोकतंत्र की व्यवस्था आएगी और गरीब जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे नागरिक हैं, जो SC ST DTN OBC रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और महिलाओं के लोग हैं या गरीब कोई भी हो, जनरल कैटेगरी में भी हो, वो लोग इंडिपेंडेंटली अपने ऑर्गेनाइजेशन से जीत के पार्लियामेंट असेंबली में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और भारत की डेमोक्रेसी समृद्ध हो सकती है। हमारी डेमोक्रेसी अगर रिप्रेजेंटेटिव होगी, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम अगर रिप्रेजेंटेटिव होगा, तब हमारे देश का करप्शन और जो कास्ट कैपिटलिज्म है, जो इलिसिट इकोनॉमी है, वो समाप्त होगी। ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा है जिसके लिए API ने 3 पिटीशन भारत सरकार, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किया है। उसके तहत ये आज एक पिटीशन के पॉइंट्स लिए गए हैं कि लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए, और इस विषय में अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा भारत के इतिहास का पिटीशन बहुत जल्दी लाएगी अगर भारत सरकार और पार्लियामेंट ने इस बात को नहीं माना, क्योंकि 7 चुनाव की जो इलेक्टोरल सिस्टम पर जो रिफॉर्म्स है उसकी रिपोर्ट से ऑलरेडी, जैसे इंद्रजीत गुप्ता कमेटी रिपोर्ट है, वोरा कमेटी रिपोर्ट है, लॉ कमीशन की 170th कमीशन रिपोर्ट है, इसको पार्लियामेंट में टेबल तो करना चाहिए गवर्नमेंट को। पार्लियामेंट में टेबल नहीं कर रही, सिटिंग ऑन दी इस रिपोर्ट। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार इसको अगर नहीं करती, पार्लियामेंट अगर इसको कंसिडर नहीं करता है, तो हम जुडिशियल रिपोर्ट से जाएंगे, जन आंदोलन करेंगे संवैधानिक मार्ग से, लेकिन भारत में इस व्यवस्था को हम चेंज करेंगे। ये हमारा API का सबसे बड़ा एक एजेंडा है। और इसके अलावा तो आप जानते हैं कि जो डॉक्टर अम्बेडकर प्लान है, ये डॉक्टर अम्बेडकर प्लान है, इसके तहत पॉलिसीज़ ऑफ अम्बेडकरिज्म को वेरियस क्षेत्रों में इम्प्लीमेंट करने का बड़ा क्लियर पॉलिसी API ने बनाया है। ये काम मैं समझता हूँ API करेगी और संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत और प्रबुद्ध राष्ट्र की निर्मित की API करेगी। धन्यवाद मानकर साहब। आज मानवतावादी मीडिया सेंटर के साथ में देश के नैतिक एवं बौद्धिक नेतृत्व धीमान विजय मानकर साहब, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनसे बड़ी ही महत्वपूर्ण मुलाकात हुई और इस इंटरव्यू में बड़े ही खूबसूरती से अपने सारे पॉइंट्स को, अपने सारे मुद्दों को मानकर साहब ने यहाँ क्लियर किया है। धन्यवाद। जय भीम, जय प्रभु। जय भीम, जय प्रभु का राष्ट्र।